ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं बिगिन कर रहा हूँ एक बार। लास्ट क्लास जो आखिरी आइडिया डिस्कस किया था, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ और इसका एक सवाल अभी करेंगे हम लोग और उसके बाद में फिर हम नए आइडिया पे मूव करेंगे। देखो इसको जब हम पढ़ रहे थे, इसको बोला क्या जाता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। और लीनियर कॉन्ग्रुएंस में एक इंपॉर्टेंट बात है कि x के साथ में क्या होना चाहिए, एक कोई नंबर होना चाहिए a मल्टीप्लाइड। ठीक है मेरे ख्याल में। चलो देखो तो मैं क्या कह रहा था, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। चलो देखो यहाँ पे ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m या n कुछ वैसा दिया हुआ रहेगा। x के साथ में क्या रहेगा, एक नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा। लास्ट क्लास मैंने आपको समझाया था कि इस सिचुएशन का 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला कि a का और n का जो HCF है वो कितना हो 1। उस सिचुएशन में इसका कितना आंसर होगा, 1 सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर। मतलब इनफाइनाइट तो होना ही है लेकिन 1 सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर। यदि a का और n का HCF सपोज करो कि 1 नहीं हुआ, कोई दूसरा नंबर हुआ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखो HCF ऑफ a, n 1 अगर हुआ तो 1 सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर। और अगर इसका HCF कोई दूसरा नंबर हुआ तो वहाँ से फिर 2 फर्दर केस है। एक केस ये है कि जो भी ये HCF आएगा ना आपका, वो HCF आपके b को डिवाइड करेगा। और एक केस है कि जब HCF b को डिवाइड नहीं करेगा। अगर HCF b को डिवाइड नहीं करेगा तो उस केस में हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। लेकिन अगर आपका HCF आपके b को डिवाइड करेगा तो हमने सॉल्व करके देखा था कि ओवरऑल हमारे पास में HCF के बराबर सेट ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। अगर इसका वैल्यू है 4 तो मेरे पास में 4 सेट ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। अगर HCF का वैल्यू है 3 तो मेरे पास में 3 सेट ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। अगर HCF का वैल्यू है 7 तो मेरे पास में 7 सेट ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब उन इनफाइनाइट सोल्यूशन को या यूनिक सोल्यूशन को निकालने का जो तरीका है वो ये था कि आप पहले ये कंडीशन चेक कर लो कि होना कौन सा है, ये वाला होना है कि ये वाला होना है। अब सपोज करो कि फर्स्ट वाला होता है कि 1 सेट ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको मिलना है, तो सोल्यूशन निकालने का तरीका ये है कि जो भी आपके n का वैल्यू है ना, 0 से लेके n के एक पहले तक, मान लो कि n का वैल्यू है 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 वो आप लिख लो एक जगह पे और फिर एक एक करके इस एक्सप्रेशन में डाल के चेक करो कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। 0 डाल के देखो, 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, कोई एक आदमी सेटिस्फाई करेगा। और अगर एक ही आंसर है तो जो आदमी सेटिस्फाई करेगा बस उसी से आंसर आ जाएगा। और इन केस अगर मल्टीपल आंसर वाला सिचुएशन है तो उस केस में क्या होगा कि एक वैल्यू तो आपको ट्रायल एंड एरर से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो लिस्ट आप प्रिपेयर करोगे और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए आप क्या कर सकते हो कि पहला जो आंसर आया दैट प्लस मैंने क्या सिखाया था आपको, n डिवाइडेड बाई d करना है आपको। ठीक है, अब ये n डिवाइडेड बाई d का जो नौटंकी है ये मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास तो 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक नया क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिखो और प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन तो शायद, अच्छा नहीं, ये नया क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। लिखो 15x कॉन्ग्रुएंट 12 मॉड्यूलो 21, 12 मॉड 21, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आप इमीडिएटली बताओ मेरे को यहाँ पर कि ABC क्या क्या है। A शायद से 15 है, B शायद से 12 है और C नहीं, सॉरी, N क्या है अपना 21। तो पहले तो हमको HCF ऑफ A और N देखना होता था। तो A का वैल्यू हो गया 15, N का वैल्यू हो गया 21, HCF कितना आएगा इनका 3 आएगा मेरे ख्याल। तो HCF मेरा कितना आ गया 3। और HCF जो 3 है क्या वो B को डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में एक सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर, मल्टीपल सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर कि नो आंसर, मल्टीपल सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर का सिचुएशन है, क्या हो जाएगा बताओ। ये अब लिखना ही स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये 21 है तो बहुत बड़ा नंबर है, हमको एक सेट क्रिएट करना है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये हमारा सेट हो गया। और सिंस हमारा HCF हमारे B को डिवाइड कर रहा है, सो आई एम श्योर कि मेरे पास में मल्टीपल सेट ऑफ आंसर आना चाहिए। कितना सेट ऑफ आंसर आना चाहिए, तो HCF के बराबर ही आना चाहिए, मतलब 3 सेट ऑफ आंसर आना चाहिए। और वो 3 सेट ऑफ आंसर इसी में लाई करेगा कहीं ना कहीं। अब मुझे एक एक करके चेक करना है कि वो कहाँ है, ढूंढना है उनको। तो 0 से बिगिन करेंगे। 0 अगर आप यहाँ डालोगे तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 0 mod 21 का आंसर कितना होगा 0।
लेकिन 12 mod 21 का आंसर कितना होगा 12। तो आर दे मैचिंग और दे आर नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग। तो जहाँ तक नॉट मैचिंग का सिचुएशन है वहाँ तक तो काटते जाएंगे, तो 0 कट गया। 1 डालने पे मेरे ख्याल में यहाँ 15 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 12 आएगा, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 2 डालने पे ये 30 हो जाएगा और 30 mod 21 का रिमाइंडर 9, लेकिन इसका रिमाइंडर तो 12 है, अगेन इग्नोर। 3 डालोगे तो 3 × 15 कितना हो जाएगा 45, और 45 mod 21 का आंसर 45 है और 21 है, तो 21 का डबल कितना होता है 42, तो 3 आ रहा होगा, वो भी मेरे ख्याल में फालतू है। 4 डालने पे क्या होगा सोचो 60, और 60 से 21 तो मेरे ख्याल में वही 42 पे ही अटक जाएगा, और 42 से 60 मेरे ख्याल में 18 रिमाइंडर आएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए 12, तो अगेन ये भी डिस्कार्ड हो गया। 5 अगर यूज़ करते हो तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। यहाँ तक 5 यूज़ करने से कितना हो जाएगा 75, और 75 mod 21 कितना आएगा ये बताओ 12 आ रहा है पक्का, तो मैच हो रहा है इसका मतलब है, ठीक है ना। तो 5 हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो x का एक आंसर मेरे कितना आया 5 mod 21। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। अब मैं अगले आंसर के लिए ना फिर से ध्यान से समझा देता हूँ क्या करना है। देखो वैसे तो आप मैन्युअली ढूंढ भी सकते हो और आगे चल के आपको अपना आंसर मिल ही जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5 के अंदर में ना आप क्या करो कि n डिवाइडेड बाई HCF, इसका जो वैल्यू है कितना है यहाँ पर बताओ। n इज मेरे ख्याल में 21 और HCF अपना कितना आ रखा है 3, तो काट के कितना आएगा 7, ठीक है ना। तो इस आए हुए फर्स्ट आंसर 5 में उसमें आप ये वाला नंबर जोड़ो, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा बताओ 12। तो अगला सेट ऑफ आंसर आपका हो सकता है 12 mod 21। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से नेक्स्ट आंसर पाने के लिए एक बार फिर से आप 7 को ही जोड़ो इस 12 में, कितना आएगा बताओ 19 mod 21। एक बार और अगर 7 जोड़ते हो तो नंबर कितना आ जाएगा 26। 26 है इस लिस्ट में कि नहीं है, एंड ऑफ आंसर। यही 3 सेट ऑफ आंसर मिलेगा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, आ गया समझ। अगर सपोज करो कि HCF का वैल्यू 1 आता फिर तो एक ही सेट ऑफ आंसर होता, तो जो फर्स्ट मिला वहीं पे आंसर खत्म। और अगर आपका HCF ठीक है कुछ नंबर आता जो कि सपोज करो कि B को डिवाइड नहीं कर रहा होता फिर नो सोल्यूशन, तो वहाँ पर भी ढूंढने का दरकार नहीं। बस ये वाला जो केस है ना ये थोड़ा क्रूशियल है, सेंसिटिव है, आपके दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए कि अगर आपके HCF का वैल्यू कोई नंबर आया है जो नंबर आपके B को डिवाइड कर रहा है, जो नंबर आपके B को डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास में मल्टीपल सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर होगा। ढूंढने का तरीका, मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर लेस देन 21, उस लिस्ट में से पहला आंसर ढूंढो, और बाकी आंसर भी आप ऐसे मैन्युअली ढूंढ सकते हो लेकिन इट विल कंज्यूम टाइम, तो उसको आप मैन्युअली अगर नहीं करना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हो, तो आइडिया ये है कि n डिवाइडेड बाई h कर लो, मतलब अपना डिवाइजर डिवाइडेड बाई क्या कर लो आप HCF, और उसका जो नंबर आएगा वो आप बार बार आगे बढ़ने के लिए ऐड करते जाओ, और ऐड कर करके आपको नेक्स्ट आंसर्स मिलता जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। और इसमें जितना आपका HCF आया रहेगा ना उतना ही सेट ऑफ इनफाइनाइट आंसर्स भी आपके पास में आएगा। तो HCF कितना आया था 3, इसीलिए यहाँ पर कितना सेट ऑफ आंसर आया है 3। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, क्वेश्चंस based on finding the divisor, questions based on finding the divisor, questions based on finding the divisor। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं x जो है वो या तो इस पोजीशन पे था या तो इस पोजीशन पे था। शुरू के इजी वाले क्वेश्चंस में वो अकेला था, और बाद के टफ वाले क्वेश्चंस में जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो आ गया उसमें x वाज मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों अवेलेबल रहे आपको और ये वाले पॉइंट पे कुछ मिसिंग हो आपके लिए, डिवाइजर गायब हो आपका, तो डिवाइजर ढूंढने का भी सवाल आ सकता है। डिवाइजर ढूंढने का एक सवाल मैं मैनुअली आपको करके दिखाता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन आपके लिए आप ट्राई करिएगा उसको, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा इस सिचुएशन में एक बात बताओ मेरे को कि ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को शायद कि A कॉन्ग्रुएंट B मॉड n अगर कहीं पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि A माइनस B विल बी क्या डिविजिबल बाई m। ये पता है हम लोग को, इसी फैक्ट का हम यूज करें। ठीक है, तो यहां पर a के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है ये बताओ 10 और 6 लिखो, आप लोग भी लिखो। हियर 10 माइनस 6 should be divisible by
एम नहीं सॉरी, अच्छा हाँ एम शुड बी हियर 10 - 6 शुड बी डिविजिबल बाई एम। यहाँ तक का फैक्ट क्लियर है? कोई परेशानी है इसके अंदर में? पक्का? इसका क्या मतलब है बताओ तुम? 10 - 6 का आंसर कितना आ रहा है? तो इसका मतलब है बेसिकली कि 4 डिवाइडेड बाई एम करने से सब कुछ कट जाना चाहिए और कट के कोई एक इंटीजर आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ से 4 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? एम इंटू के। ये बात समझ में आया? अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो कि 4 जो है वो दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा क्या? थोड़ा सोचो एक बार। 4 जो है मतलब हम बेसिकली ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि 10 और 6 का जो डिफरेंस है वो m से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 10 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे 4, और 4 को किससे डिविजिबल होना पड़ेगा बताओ? m से डिविजिबल होना पड़ेगा। मीनिंग इसका ओवरऑल ये है कि 4 डिवाइडेड बाई m करेंगे तो कट के कोई एक k आएगा मेरे पास एज अ आंसर, ठीक है, विच विल लीड मी टू 4 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ k। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि m एक ऐसा नंबर है ना जो 4 को डिवाइड कर देगा, और 4 को डिवाइड दुनिया में सारा नंबर कर देगा कि कोई एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर है जो 4 को डिवाइड कर देगा? एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर है, और उस सेट ऑफ नंबर को क्या हम फैक्टर्स बोलते थे? बेसिकली m कौन है? m वो है जो 4 को डिवाइड करेगा, और 4 को डिवाइड करने वाला आदमी दुनिया में कौन होता था? 4 का फैक्टर्स। कैन एनी नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 बी एबल टू डिवाइड 4? सोचो, और कैन नहीं, मुझे विल बोलना चाहिए। विल देयर बी एनी नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 बट स्टिल विल बी एबल टू डिवाइड 4? ऐसा कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। मतलब जो भी कोई 4 को डिवाइड करेगा वो 4 का फैक्टर ही होगा, कोई और कैसे हो सकता है? आया बात समझ? अब मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि 4 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1, 2 और 4 खुद। 1 पॉजिटिव फैक्टर से लेंगे हम, ठीक है ना, 1, 2 और 4 खुद। आया बात समझ? तो m का पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या हुआ? 1, 2 और 4। उसमें से 1 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि कभी भी यहाँ पे 1 बिठाने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि 1 से अगर आप किसी को भी डिवाइड करके और आप रिमाइंडर ढूंढने का ट्राई करोगे तो हमेशा आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 ही आएगा, बिकॉज दुनिया का हर नंबर 1 से डिविजिबल है। इसीलिए m का वैल्यू सर्च करते समय हम 1 वाले एस्पेक्ट को इग्नोर मार देते हैं। 1 के अलावा जो जो 4 का फैक्टर आ सकता है वो सारा मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या क्या बनेगा बताओ? 2, 4, ठीक है। नीचे लिखूं, हेंस m should be, चाहो तो लिख सकते हो 4/m इज इक्वल्स टू k, सो 4 इज इक्वल्स टू mk, और उसके आगे लिखो हेंस m should be फैक्टर ऑफ 4, हेंस m should be फैक्टर ऑफ 4 अदर देन 1 को छोड़ के। m should be फैक्टर ऑफ 4 अदर देन 1, ठीक है। और 1 क्यों नहीं ले रहे हैं वो समझ में आया, क्योंकि 1 को स्टेटमेंट में बिठाने का कोई सेंस बनेगा नहीं, हमेशा रिमाइंडर विल बी 0 फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, ठीक है। इसीलिए 1 को इग्नोर करके बाकी जो जो पॉसिबल आंसर है उनको लिखेंगे। तो लिखो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, अब आप मेंटली सोचो कि 4 का क्या क्या फैक्टर है 1 को छोड़ के? 2 और 4, तो m इज इक्वल्स टू 2, 4, m इज इक्वल्स टू 2, 4। अब ऐसा सारा क्वेश्चन इसी आइडिया से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज कैन m हैव। यहाँ पर m का एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पूछा है आपको बस पूछा है कि कितना वैल्यू m का हो सकता है, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। लिखो 172 माइनस 14 शुड बी डिविजिबल बाई m, शुड बी डिविजिबल बाई m। 172 माइनस 14 का आंसर कितना आएगा? 158। लिखो देयरफॉर 158 शुड बी डिविजिबल बाई m, और अगले लाइन में डायरेक्टली ही लिख सकते हो कि m इक्वल्स टू, m कौन है? फैक्टर्स ऑफ 158। m कौन है? देयरफॉर m इज इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ 158, ठीक है। अब 2 मिनट मेरे तरफ देखो, जब आप 4 को m से डिवाइड करना चाह रहे थे ना, तो बहुत ही आसानी से आपको ये स्ट्राइक कर गया कि 4 का फैक्टर कौन कौन होगा। इट विल बी 1, 2 एंड 4। 1 को तो इग्नोर ही मारना है, तो कौन कौन बच गया आपके पास में? 2 एंड 4, एंड हेंस योर आंसर वाज 2 एंड 4। आया बात समझ? लेकिन अगर इतना भारी भरकम नंबर रहेगा 158, तो उसका जो फैक्टर्स है उसको एग्जैक्टली निकालना इतना आसान काम नहीं। आया बात समझ? इसीलिए क्वेश्चन में भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा,
कि आपको m का वैल्यूज नहीं पूछेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या क्या होगा, ये m का वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यूज हम एज्यूम कर सकते हैं, यही तो पूछ रहा है। आपको ये तो नहीं पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आया बात समझ? तो अगर क्या क्या वैल्यू होगा ये नहीं पूछ रहा है आपसे, बस यही पूछ रहा है कि कितना वैल्यू हो सकता है, तो उसको फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर एग्जैक्टली ढूंढना है आपको तब तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड कि हाउ मेनी फैक्टर्स विल इट हैव, देन देयर इज अ शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक क्या है मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल के साथ। लेट अस सी, एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, मानो कि आप 12 ले लो एक बार। 12 का फैक्टर्स बताओ तो क्या क्या होगा? 1 और बोलो 2 3 4 6 12। हैप्पी? काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको फाइंड करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो समझो। 12 को प्राइम फैक्टराइज करो, कितना आएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 6 2 3। तो 12 इक्वल्स टू क्या है बताओ? 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। अब अगर मेरे को फैक्टर्स को एग्जैक्टली नहीं जानना, सिर्फ मेरे मन में एक ही सवाल है कि कितना फैक्टर्स आएगा, बस ये पता चल जाए बात खत्म, तो उसका आइडिया ये है कि यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स है आपका, आप प्राइम नंबर्स को नोटिस मत करो, उसके पावर्स को नोटिस करो। इसका पावर कितना है बताओ, उसमें 1 जोड़ दो। इसका पावर कितना है बताओ, उसमें भी 1 जोड़ दो, और इसका प्रोडक्ट ले लो। यहाँ से कितना आएगा बताओ 3, वहाँ से कितना आएगा 2, इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6। ये हमेशा वर्क करेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 12 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 18 का देखो तो कितना आएगा फैक्टर्स बताना? 1 और बोलो 2 होगा मेरे ख्याल में, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, और फिर 18 होगा। गिनो कितना आ रहा है, इसका भी 6 ही आ रहा है। आप देखना कि ये ट्रिक इस पर भी काम करेगा। 18 2 9 3 3, अब क्या हो जाएगा बताओ? 18 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 पावर 2। मुझे बेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अलग अलग प्राइम फैक्टर का जो अलग अलग पावर आया उनमें इंटरेस्ट है, और हर पावर में मुझे एक्जैक्टली 1 ऐड करना है। कितना ऐड करना है बताओ? 1। तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 + 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1। 1 + 1 का वैल्यू 2 और 2 + 1 का वैल्यू 3। 3 2 सा कितना होता है 6, एंड हेंस इट हैज 6 फैक्टर्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अपना। ठीक है, लेट्स से 42। सोचो तो मेंटली क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 3 4 होगा, 4 नहीं होगा शायद, फिर 6 के बाद 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा शायद, 14 3 सा 42। ठीक है, 14 के बाद कौन होगा? 21 होगा, और 21 के बाद कौन होगा? 42। खुद गिनो एक बार कितना आ रहा है। आओ मैजिक देखते हैं। 42 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 3 7। डन। क्या हो जाएगा बोलो तो? 42 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। सारे पावर में 1 1 बढ़ा दो पहले, तो 1 + 1 2 के लिए, 1 + 1 3 के पावर के लिए, और 1 + 1 7 के पावर के लिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 8, एंड देयरफॉर वी कैन से कि इसका कितना फैक्टर आएगा 8। तो अगर मेरे को सिर्फ क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स में इंटरेस्ट है ना, तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको फैक्टर्स का वैल्यू चाहिए देन इट इज डिफिकल्ट, तब आपको इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तब आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगा। आया लॉजिक समझ? अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे। हम लोगों को क्या मिला अल्टीमेटली बताओ? कि इनका डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय m, दैट इज 158 मस्ट बी डिविजिबल बाय m, यानी कि m कौन होगा? 158 का फैक्टर। और कौन सा फैक्टर को इग्नोर करना है हमको? 1 को इग्नोर करना है। आया बात समझ? अब 158 एक बड़ा नंबर है, उसको यदि आप मैनुअली उसका फैक्टर ढूंढने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है ना? तो 158 के ऊपर में आप वो वाला ट्रिक लगा लो जो मैंने सिखाया। आप बोलो तो 158 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये चीज़ अपन रफ में करेंगे। हाँ, तो 158 पहले क्या लगाऊं? 2 कितना आ जाएगा 79, फिर प्राइम नंबर है तो बात ही खत्म। फिर क्या आ जाएगा बोलो? फिर 158 इज इक्वल्स टू 2 पावर 1 इंटू 79 पावर 1, अल्टीमेटली 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना आ रहा है 4। तो कितना फैक्टर हो सकता है इसका? 4, लेकिन उसमें एक फैक्टर तो 1 भी रहा होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? 4 - 1 3। ठीक है, तो नीचे लिखूं। अच्छा, ये कैलकुलेशन आप रफ में दिखाना, हाँ, फेयर में नहीं, रफ में। डायरेक्ट आंसर यस। ये सब सारा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि MCQ में ही आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा ही नहीं।
ठीक है, इनको सॉल्व करने का बस ये शॉर्टकट ट्रिक सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। आंसर इसका 3 होगा, यस। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में तो 1 भी इंक्लूडेड होगा ना, जैसे इधर जो हम लिस्ट बना रहे थे इसमें तो 1 भी था काउंटेड, लेकिन हमारे आंसर में तो हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 कम। ठीक है, नीचे लिखो हेंस possible values of m is equals to 3। ये अब ऐसे मतलब थोड़ा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया शायद, ऐसे लिखो कि m will have 3 possible values, m will have 3 possible values, m will have 3 possible values, m will have 3 possible values। डन मेरे ख्याल में आ गया समझ। नेक्स्ट आ जाओ, इसको ट्राई करो। अब देखो इसमें भी क्या है कि इसका डिफरेंस इससे डिविजिबल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप 3 - 147 करो, आप बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर लो, आंसर सेम आएगा। आप लिखो 147 - 3, 147 - 3 शुड बी डिविजिबल बाई m, शुड बी डिविजिबल बाई m। 147 - 3 शुड बी डिविजिबल बाई m। कितना आता है डिफरेंस, 144। तो नीचे लिखो 144 शुड बी डिविजिबल बाई m। और इस लाइन का उल्टा मतलब क्या हो सकता है कि अगर 144 को m से डिविजिबल होना है मतलब m हैज टू बी नथिंग बट फैक्टर ऑफ 144, देयरफॉर m इज अ फैक्टर ऑफ 144। अब करो फटाफट प्राइम फैक्टराइजर, बताओ कितना फैक्टर्स आ सकता है, 14 फैक्टर्स आ सकता है, 1 सब्ट्रैक्ट करके ना। ठीक है, तो लिखो, अच्छा एक बार बता दो तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वैसे। तो 4 + 1 × 2 + 1, ये कितना आ जाएगा, 5 × 3 15, एक कम करना है। नीचे लिखो देयरफॉर m कैन हैव 14 पॉसिबल वैल्यूज, m कैन हैव 14 पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा वैल्यू ढूंढने भी बोल दिया ना तो बड़ा बात नहीं है, 144 का फैक्टर से निकालना है आपको, लेकिन चांसेस है कि वैल्यूज ढूंढने नहीं बोलेगा, आपको बस इतना ही पूछेगा कि m का वैल्यू कितना हो सकता है। लेकिन अगर बोल दिया तो फिर आपको मैन्युअली 144 का सारा फैक्टर्स बताना है वहाँ। ठीक है मेरे ख्याल में। और कौन सा फैक्टर को इग्नोर मारोगे, 1 को। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें 11 बोला है, वहाँ -1 बोला है, तो 11 -1 जब करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, लिखो 11 - -1 शुड बी डिविजिबल बाई m। 11 - -1 शुड बी डिविजिबल बाई m। 11 - -1 शुड बी डिविजिबल बाई m। ठीक है, आगे लिखो देयरफॉर क्या होगा इसका वैल्यू, नहीं 11 - -1 का 12 शुड बी डिविजिबल बाई m। और इसी लाइन का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि m इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो अगले लाइन में लिख दो m इज अ फैक्टर ऑफ 12, और 12 के पास में कितना फैक्टर हो सकता है, नहीं मतलब हो तो 6 सकता है, 1 को हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा आंसर 5 हो जाएगा। आगे लिखो देयरफॉर m कैन टेक 5 डिफरेंट वैल्यूज। क्यों 5 हो रहा है, देखो 12 का ये सारा फैक्टर्स आया था हमारा, ठीक है ना, और 1 को इग्नोर मारना है तो 5 ही बचा, 1 2 3 4 5। और आप वो वाले ट्रिक से भी देख सकते हैं कि 6 फैक्टर आना है, 1 को इग्नोर मारना है तो 1 कम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 5 रहेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो आप घर पे खुद से ट्राई करोगे इसी पैटर्न का, ये छोड़ दिया आप लोगों के लिए। ये ट्राई योरसेल्फ आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट ये भी ट्राई योरसेल्फ आंसर 11 आएगा। और इसमें भी 181 - 28 करने का ट्राई करना, नेगेटिव मत बनाना, सोचने में डिफिकल्टी आएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन a power x mod n, a power x mod n। इसका रिमाइंडर ढूंढने का जो है वो हम काम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लो कैसा आता है। फाइंड 6 to the power 10 mod 5। आया बात समझ। अब इसको करने का देखो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि आप एक्चुअली बैठ के, अगर आपके पास में खूब टाइम है, पेपर में आपको बाकी कुछ नहीं आता है, तो 6 power 10 कैलकुलेट कर लो।
डिवाइड कर लूँ, 3 घंटे में वो तो हो ही जाएगा, फिर आंसर बता दूँ। लेकिन वो तरीका जनरली हम अवॉइड ही करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको ये वाला बात याद होना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना सब लोग, हाँ, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन अगर रहे तो इसमें हम दोनों साइड अगर चाहें तो कोई भी पावर रेज कर सकते हैं, ए पावर के कॉन्ग्रुएंट बी पावर के मॉड में क्या रहेगा एन। ये तो कर सकते थे, प्रॉपर्टीज में पढ़ाया हुआ था कि दोनों नंबर पे अगर हम चाहें तो जो मर्जी चाहें वो पावर रेज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब इन क्वेश्चंस को देखो करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, बस ध्यान से सुनना। 1-2 क्वेश्चन में मेरे साथ अप्लाई करना और फिर इंडिपेंडेंटली ट्राई करना आप लोग, ठीक है। और हर क्वेश्चन में सेम ट्रिक इज गोइंग टू वर्क। आपको जाना तो है 6 पावर 10 तक, कहाँ तक जाना है बताओ, 6 पावर 10 तक, लेकिन आप बिगिन करो 6 पावर 1 से, ठीक है। 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, इन सब का वैल्यूज एक बार दिमाग में सोचो, और इनमें से जो भी वैल्यू का आंसर आपको 5 के मल्टीपल के बिल्कुल पास दिखे, 5 के मल्टीपल से 1 यूनिट आगे भी हो सकता है और 5 के मल्टीपल से 1 यूनिट पीछे भी हो सकता है, ठीक है, उस वाले नंबर पे आप रुक जाओ। तो जैसे 6 का पावर 1 करो आप एक बार, कितना आएगा 6 भी मेरे को लगता है कि 5 के एकदम बगल में है, 5 1 जा 5 और उससे 1 यूनिट ज़्यादा 6 हो गया, तो मैं 6 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। 6 स्क्वायर कितना होगा, मैं 36 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं दोनों से स्टार्ट करके इसको आपको दिखाता हूँ और बाकी क्वेश्चंस में मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब सपोज करो कि 6 से अगर आप बिगिन करते हो, 6 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड्यूलो 5 तो लिख ही सकते हो, दोनों में रिमाइंडर 1 1 आएगा। आया बात समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में। एक तरफ आप क्या करो कि एक्चुअली रिमाइंडर को ढूंढ लो, ठीक है, मतलब इस पार्ट को आप रिमाइंडर के आइडिया से सिंप्लीफाई कर लो। तो 6 mod 5 का एक्चुअली रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो 6 कॉन्ग्रुएंट, बोलो क्या 1 mod 5। आया बात समझ। अब आपको जाना कहाँ था, 6 के पावर में कितने पे 10 पे, अब आप दोनों साइड 10 पावर रेज कर दो, तो 6 पावर 10 का आंसर क्या आ जाएगा 6 पावर 10, सॉरी नॉट 110 कॉन्ग्रुएंट टू, दोनों साइड अगर पावर 10 रेज किए हो तो 1 पावर 10 mod 5, लेकिन 1 के पावर में 10 बिठाने से कोई फर्क पड़ेगा, इट विल बी स्टिल 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि 6 पावर 10 का रिमाइंडर ऑन बिंग डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 का रिमाइंडर ऑन बिंग डिवाइडेड बाय 5 हैव टू बी सेम, ठीक है। और इसका तो नहीं पता मेरे को, लेकिन 1 mod 5 का आंसर तो मुझे पता है कितना होगा 1, सेम रिमाइंडर इसका भी आना चाहिए। देयरफॉर आई कैन से कि लुक 6 पावर 10 mod 5 का आंसर या रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। चलो सब लोग देखो, मान लो कि किसी को ये नंबर इतना पसंद नहीं आए, ठीक है, और वो सपोज करो कि इसको 36 से सॉल्व करने का ट्राई करे, तो उसको क्या मिलेगा देखना। आपको सॉल्व करना है 6 पावर 10 mod 5, 6 पावर 10 mod 5 सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने सोचा मन के अंदर में कि आप 6 स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तो 6 स्क्वायर खुद किसके इक्वल है बताओ 36, तो शुरू में आप उसको कॉन्ग्रुएंट टू 36 mod 5 लिख दो। और मैं 36 से भी खुश हूँ, क्यों बताएं, 7 5 से कितना होगा 35, और 35 से बस ये 1 यूनिट आगे है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस वाले पार्ट को आप एक्चुअली सिंप्लीफाई कर लो रिमाइंडर के आइडिया से, तो 36 mod 5 का आंसर कितना रहेगा बताओ 1। तो अगले स्टेप में ये आपको कैसा दिखेगा बताओ, 6 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट, इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा 1 mod 5, मानते हो। अब आपको इसको कहाँ तक पहुँचाना है पावर 10 तक, तो दोनों साइड आप पावर 5 रेज कर लो, क्या हो जाएगा बोलो 6 to the power 10 कॉन्ग्रुएंट 1 to the power 5 mod 5। आया समझ। और 1 पावर 5 का आंसर कितना रहेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5। और यहाँ से इंटरप्रिटेशन ये होगा कि इसको इससे डिवाइड करने पे और 1 को इससे डिवाइड करने पे आंसर शुड बी सेम, देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो 6 पावर 10 mod 5 इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक बार फिर से लिखना अवॉइड करो, लिखने का टाइम मैं दे दूंगा। आप इस क्वेश्चन को सोचो मेरे साथ, लिखो मत बस सोचो। जाना कहाँ है बताओ 3 बार 15, वो कैलकुलेट करना अगर इतना आसान होता तो कर ही लेते, लेकिन वो तो करना है नहीं। अब आप 3 का थोड़ा छोटा पावर एक बार सोचो, और सोचो कि ऐसा कोई आंसर है 3 पावर समथिंग का जो 7 के मल्टीपल के पास हो, या तो 7 के मल्टीपल से 1 यूनिट आगे हो वो भी चलेगा, और 7 के मल्टीपल से 1 यूनिट पीछे हो वो भी चलेगा मेरे को। 3 पावर 1 इज 3, वो तो 7 से बहुत छोटा है, द गैप इज 4 यूनिट्स, इग्नोर मारो। 3 पावर 2 कितना होगा 9, ये काफ़ी पास दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। एक बार मैं इसको
3 स्क्वायर से करता हूँ पहले, और फिर मैं आपको और फर्दर सोचने के लिए मजबूर करूंगा और उससे करके देखेंगे। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ एक बार। शुरू का क्वेश्चन है ना, आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखो मेरे से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा बताऊँ, एक बार सब लोग पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा। 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, राइट। तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 7। हालांकि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है बट काम तो हो ही जाएगा, क्लियर मेरे ख्याल में। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा बताओ, 3 स्क्वायर 2 mod 7। ये समझ में आया। इस पावर को कहाँ तक पहुँचाना है बताओ, 15 तक। 2 को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचा सकते हो, 14 तक ही पहुँचा सकते हो। तो दोनों साइड क्या पावर रेज कर लोगे बताओ, 7। क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया 3 स्क्वायर, पावर 7 रेज करोगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 3 पावर 14 कॉन्ग्रुएंट टू 2 पावर 7 mod 7। ये आया समझ। 2 पावर 7 कैलकुलेट करने लायक है और यही आंसर याद होगा। कितना आंसर होगा बताओ, 128 मेरे ख्याल में, ठीक है। 2 पावर 7 कितना हो जाएगा बोलो, 128। इसको लिख दो 3 पावर 14 कॉन्ग्रुएंट 128 mod 7। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब 128 को मेंटली आप 7 से डिवाइड करो, बोलो कितना आता है, 2। सोचो एक बार, 105, 105 के बाद में 112, 119, 126, 126 तक आ रहा है, ठीक है। तो 3 पावर 14 कॉन्ग्रुएंट ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 mod 7, ठीक है। लेकिन क्या आप 3 पावर 15 पहुंच गए कि अभी पहुंचना बाकी है, पहुंचना बाकी है। अब यहाँ से 1 यूनिट अगर बढ़ाना है तो हमको तो दोनों साइड कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना भी अलाउड था। तो 3 मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7, और आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, 3 स्क्वायर हमने ट्राई कर लिया, थोड़ा और आगे के पावर्स को डिस्कस करते हैं। 3 क्यूब क्या होगा बताओ, और वो आप मेरे को बताओ कि 7 के मल्टीपल से कितना पास है, 1 यूनिट ही पास है, मतलब पीछे है वो। आप देखना कि 3 पावर 3 से ये आंसर 2 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, और अगर 2 लाइन में नहीं भी आएगा तो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा। 3 क्यूब का आंसर आप बता रहे हैं कितना, 27। तो कॉन्ग्रुएंट टू मैं 27 mod 7 से बिगिन कर सकता हूँ, क्लियर है मेरे ख्याल में। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बताओ, मतलब इसको सॉल्व करो तो मेरे ख्याल में 6 mod 7 आएगा। टू बी ऑनेस्ट ये तो बड़ा है, इसका कोई भी पावर अगर मैं रेज करता हूँ तो वो कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा, मैं वो नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि ये जो 6 है ये मैं जानता हूँ कि 7 से 1 यूनिट पीछे है, ठीक है। तो 6 अगर इस सिचुएशन का आंसर है तो 6 + 7 वो भी इस सिचुएशन का एक आंसर होगा, और 6 - 7 भी इस सिचुएशन का एक आंसर होगा। मतलब ऐसा है कि 6 mod 7 का आंसर क्या है, 6, रिमाइंडर 6 आ रहा है आपका। आप 6 में अगर 7 ऐड करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 13 का भी इस सिचुएशन में रिमाइंडर 6 ही रहेगा। आया बात समझ। और 6 में से आप अगर 7 सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो क्या मिलेगा, -1, -1 का भी रिमाइंडर इस सिचुएशन से मैच करेगा। आया बात समझ। जो भी यहाँ पे नंबर आता है उससे आप 7 यूनिट आगे भी जा सकते हैं डिवाइजर ऐड करके, और उससे आप 7 यूनिट पीछे भी आ सकते हैं डिवाइजर ऐड करके। और ऐसा करके जो नया सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे उसका रिमाइंडर भी सेम टू सेम रहेगा जैसा इसका रिमाइंडर है। आया बात समझ। 6 इज नॉट अ नाइस नंबर फॉर मी, क्योंकि इसको मुझे पहुंचाना है 3 पावर 15 तक। अब मैं मान लो कि 5 पावर दोनों साइड रेज कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पावर 5। वो अच्छा है कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसी को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था मैं, 6 पावर 5 कहाँ कैलकुलेट करूँगा। आया बात समझ। तो इसको छोटा करना पड़ेगा मेरे को, और छोटा करने का तरीका है कि आप ये जो डिवाइजर है आपका उसको ऐड करके भी आगे बढ़ा सकते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करके भी पीछे आ सकते हैं। पीछे आके आपको बहुत फायदा होगा। देखो कैसे, दिस सेम सिचुएशन कैन बी रीरिटन एज दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। आया बात समझ। 6 पे पावर रेज करने में मेरे को डर लग रहा था, लेकिन -1 पे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और इस 3 को यदि मैं 15 पे पहुंचाना चाहता हूं तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूं बताओ, 5 से। तो दोनों साइड कौन सा पावर रेज करना होगा, पावर 5 रेज करना होगा। क्लियर है, सही कह रहा हूँ। क्या आ जाएगा बोलो, अरे वो सब पागलपन। 2 × 3 का क्या करोगे यहाँ पे, हमको रिमाइंडर को छोटा बनाना है और 2 × 3 को सेपरेट तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब 5 पावर रेज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पावर कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, -1 टू द पावर 5 mod कितना 7। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, -1 mod 7। और यहाँ कितना आ गया डायरेक्टली, 3 पावर 15। लेकिन -1 फिर से मेरा आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव आंसर तो अलाउड नहीं है। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, 7 ऐड कर दो फिर से, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट 6 mod 7।
और आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा 6। तो 3 पावर 15 mod 7 इज इक्वल्स टू 6। तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि मल्टीपल आपको ना ऐसा मिलेगा, देखो जैसे इसमें नहीं, इसमें इसका वैल्यू मतलब स्क्वायर का, ये क्यूब का वैल्यू इसके मल्टीपल से 1 यूनिट आगे का रहेगा, वहाँ सोचना बहुत ईजी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा देखो कि जो उसका मल्टीपल का वैल्यू है ना वो इससे 1 यूनिट पीछे रहेगा, वहाँ पर आपको ऐड करके नहीं सॉल्व करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। हालांकि सोल्यूशन करने के लिए आप कुछ ऑल्टरनेट वे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट वे में कैलकुलेशन का साइज आपका पक्का बड़ा हो। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो कैलकुलेशन का साइज आपका छोटा रहेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को चांस दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे हेल्प करना है। 7 पावर 1 बताओ, अच्छा नंबर बुरा नंबर? थोड़ा बुरा, वाई? क्योंकि 5 से वो 2 यूनिट आगे, मेरे को 2 बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे 1 चाहिए या फिर क्या चाहिए -1। वहां से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। आ रहा है समझ? 7 स्क्वायर सोचो, ये कैसा नंबर है? ये तो एकदम मस्त नंबर है, क्योंकि 5 10 50, उससे 1 यूनिट पीछे है ये, तो माइनस करके मैं -1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको, और वहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। आया समझ? ठीक है, इसको आप लोग लिखना भी अब बिगिन कर सकते हो। 7 स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 49 mod 5 मेरे ख्याल में। इस पोर्शन को एक्चुअली सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5, ठीक है। आ रहा है समझ? आगे 4 अच्छा है कि 4 अच्छा नहीं है? तो 7 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? -1 mod 5। अब आप सोचो कि 7 स्क्वायर पे क्या पावर रेज करोगे तो 30 आ जाएगा, 15 रेज करने से आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, बोलो। 7 स्क्वायर होल टू द पावर 15 कॉन्ग्रुएंट -1 टू द पावर 15 mod ऑफ 5। -1 पावर 15 क्या रहेगा? -1 mod 5। और इस तरफ मिल गया मेरे को अपना रिक्वायरमेंट 7 पावर 30। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? -1 एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल? नॉट एक्सेप्टेबल क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा बताओ? 7 पावर 30 कॉन्ग्रुएंट 4 mod 5, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से क्या? 7 पावर 30 mod 5 विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। आया समझ? अब खुद से ट्राई करने के लिए दूं 1-2 क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाफट। चलो मुझे गाइड करो, स्टार्ट कहां से करोगे? बेस्ट क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट? 3, ठीक है। 3 क्यूब सही लग रहा है। 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू 27 mod 7। सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? 6 mod 7। 6 लेकिन अच्छा नंबर नहीं है, तो -1 mod 7। अब दोनों साइड कौन सा पावर रेज कर सकते हो? 33 रेज करोगे। 33 रेज करने से कितना आ जाएगा? यहाँ पे 99 आ जाएगा, और यहाँ पर इट विल बी 33। तो अल्टीमेटली दिस विल बी 3 पावर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7, ठीक है। अब एक तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पहले ठीक ही कर लो, पॉजिटिव कर दो इसको, ताकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर फट से आंसर आ जाए। तो पॉजिटिव अगर करोगे 3 पावर 99 कॉन्ग्रुएंट मेरे ख्याल में 6 mod 7 हो जाएगा, 7 ऐड करके, ठीक है। अब इसको 3 पावर 100 पे ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। क्या हो जाएगा बताओ? 3 पावर 100 कॉन्ग्रुएंट 18 mod 7, ठीक है। 18 लेकिन आंसर हो सकता है क्या? वो तो 7 से बड़ा नंबर है, तो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल में 4 mod 7, और यहाँ पर इट विल बी 3 पावर 100। क्लियर है मेरे ख्याल में? और हेंस वी कैन से कि 3 पावर 100 mod 7 इज इक्वल्स टू कितना? 4, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट आप एक बार लिख लो, घर से ट्राई करके आना, अगले क्लास डिस्कस करेंगे। लिखो 5 पावर 10 mod 3, 5 पावर 10 mod 3, ठीक है। नेक्स्ट 9 पावर 9 mod 11, 9 पावर 9 mod 11, ठीक है। नेक्स्ट 2 पावर 102 mod 5, 2 पावर 102 mod 5। नेक्स्ट 2 पावर 12 mod 41, 2 पावर 12 mod 41। 3 पावर 200 mod 13, 3 पावर 200 mod 13, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो फाइंड द लास्ट डिजिट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 पावर 12, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 पावर 12। अच्छा इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, 2 पावर 12 mod 10 पूछा हुआ आपसे, करेक्ट। नेक्स्ट लिखो फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 17, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 17, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 20। इसका क्या मीनिंग होगा, 2 पावर 20 mod 100, ठीक है। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ में ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म। अब ट्राई करके आना, अगले क्लास डिस्कस कर लेंगे इसको।